हाय गाइस, काव्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, जहां पर हम नेशनल इवेंट्स के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, हम जनवरी से सितंबर तक के सभी करंट इवेंट्स जितने भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और ये ब्लूप्रिंट बता दूं कि हम किस तरह से इस डिस्कशन को, इस लेक्चर को, इस सीरीज को लेकर चलने वाले हैं। तो जो एग्जाम का पैटर्न बदला है, जो रिसेंटली राजस्थान में 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं या नेशनल लेवल पर जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये समझ आया होगा कि क्वेश्चन सिर्फ आपके वन लाइनर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। मतलब सिर्फ उन्होंने ये नहीं पूछा है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन है कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी है। अब उसके साथ में वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी टेस्ट कर रहे हैं, और यहां आकर मैक्सिमम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या मैं ये कहूं कि जितने एस्पिरेंट्स हैं और जिस पैटर्न से, जिस ट्रेडिशनल ढर्रे पर हम पढ़ रहे हैं, वहां आकर डब्बा गोल हो जाता है। कारण क्या है कि अलग अलग लेवल पर जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, सो ऑब्वियस है कि नए नए फिल्टर का लेवल बढ़ेगा। यानी कि छटनी करने के लिए जो फिल्टर हम लगा रहे हैं वो थोड़े हाई लेवल के लगेंगे। गेटिंग दिस? सो इस चीज को अगर हम समझें तो आप ये समझेंगे कि अब क्वेश्चन की सिर्फ प्रधानमंत्री कौन है से आगे बढ़कर उसका एक कथन और कारण भी बनाएंगे, असर्शन रीजनिंग टाइप के। और वो यहां पर ये पूछेंगे कि तीसरी बार जब मेजोरिटी, बहुमत हासिल किया है, तो वो एक ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। तो यहां आकर हमारा डब्बा गोल इसलिए हो जाता है कि हमने सिर्फ ये रटा है कि प्रधानमंत्री कौन है, पर क्या वो एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, या उनको तीसरे टर्म में, तीसरे टेन्योर में जनता ने दोबारा से उनको चुना है, मतलब अगली बार फिर उनको चुना है, तीसरी बार चुना है, तो क्या वो एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इसीलिए वो तीसरी बार मेजोरिटी में आए हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये सिविल सर्विसेज के लेवल पर काफी सालों से पहले से चली आ रही है। यानी कि अगर आप सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यूज देखेंगे, आईएएस के पीवाईक्यूज देखेंगे, तो ये समझ लीजिए कि लगभग 1995 के बाद से इस तरह के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। यानी कि 30 साल पहले ये पैटर्न वहां इंट्रोड्यूस हो चुका है। आरएस की अगर मैं बात करूं, आरएस प्रीलिम्स में, तो ये पैटर्न लगभग 15 साल पहले ये उसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो अब जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, अभ्यर्थी बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलेबस वही है, पॉइंट्स वही है कि 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति से ही प्रश्न पूछेंगे ना, उसके बाहर जा नहीं सकते। बहुत ज्यादा इन डेप्थ वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसका एक क्रिटिसिज्म ज्यादा हो जाता है, एक लेवल उनको मेंटेन करना पड़ता है। तो वहां पर आपका आईक्यू लेवल अब टेस्ट किया जाने लगा कि आप समझे कितना। उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहां पर कोशिश ये करेंगे कि सिर्फ एक वन लाइनर कंसेप्ट नहीं, फैक्ट नहीं, उसके साथ में उसका पेरिफेरल एरिया जो है, उसके आसपास का जो एरिया है, हम उसको भी समझें। एक टॉपिक पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्लास को हम किस एलिवेशन पर, किस ऊंचाई पर, अंडरस्टैंडिंग की किस हाइट पर हम लेकर जाने वाले हैं, ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। और जहां पर हम रिस्क लेते हैं, रिस्क लेने का मतलब कि मान लीजिए कि हमने 4 ऑप्शंस में से 2 तो एलिमिनेट कर दिए, रिमेनिंग 2 ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हैं, वहां पर आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले पाए, आप एक गिनती की हुई एक सही रिस्क ले पाए कि हम किस पर हमें रिस्क लेनी है, और आपका जो रिस्क असेसमेंट है वो सही रहे, आपकी रिस्क में गलतियां कम से कम हो। क्योंकि ये कभी नहीं होता है कि हमें सारे क्वेश्चन आ गए, या जो जितनी मेरिट जा रही है उतने क्वेश्चन हमें एग्जैक्टली आ गए, वैसा बहुत कम बच्चों के साथ होता है। ऑब्वियस है कि हमें रिस्क लेनी पड़ती है, हमें कुछ क्वेश्चंस पर अपना अंदाजा, अपना इंटेलिजेंट गेस जिसे बोलते हैं, वो हमें लगाना पड़ता है। तो उस पैटर्न को हम यहाँ डेवलप करने की कोशिश करेंगे। आपको एक टॉपिक पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। फर्दर मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज अबाउट, आप जैसा यहाँ देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हम बात कर रहे हैं, जो नेशनल इवेंट्स। इन नेशनल इवेंट्स के साथ में हम जो फर्दर इस पूरी प्रहार सीरीज में हम बात करेंगे, उसमें हम इंटरनेशनल लेकर चलेंगे, उसमें हम लेकर आएंगे अवार्ड्स, वो अलग से होंगे। इसके साथ में हम लेकर आएंगे अपॉइंटमेंट, यानी कि नियुक्तियां जो हमारी हुई हैं, वो सारी की रिसेंट नियुक्तियां कहां कहां पर हुई है, और जो रैंकिंग्स होती है या जो इंडेक्स है, जितनी भी तरह की उनके कंपोनेंट्स क्या है, भारत की उसमें क्या स्थिति है, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। प्लस साथ में हम डिस्कस करेंगे आपके जो स्पोर्ट्स हैं, वो वाला पार्ट हम अलग से लेकर चलेंगे। और साथ में साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन सभी चीजों को हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ओके,
सो हैव सम पेशेंस। मैं आप लोगों से यही उम्मीद कर रहा हूं कि इस सेशन में हम धैर्यपूर्वक इस चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अगर ऐसा लगता है कि हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लाइब्रेरी आवर्स, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ लाइब्रेरी में हम कितने घंटे बैठे, कितने शिफ्ट की हमने लाइब्रेरी ज्वाइन करी और उससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो गलतफहमी कई बच्चों का, ये जो एक मिसकंसेप्शन था ना, वो गुब्बार, वो काफूर हो चुका, कब का हवा हो गया, कुछ नहीं बचा उसमें, वो बबल बस्ट हो चुका है। उस बबल के फटने के बाद ये सामने आ गया है कि वास्तव में सिलेक्शन किन आधार पे हो रहे हैं, पढ़ाई कितनी ज्यादा आपकी सिटिंग मांग रही है, आपकी लर्निंग मांग रही है। ये सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि हम लाइब्रेरी में चले गए और हमने 3 शिफ्ट ज्वाइन कर ली, 3 शिफ्ट में हमने 2 बार 3 बार हम चाय पीने जा रहे हैं, एक बार हम पोहे खाने जा रहे हैं, थोड़ी देर मन नहीं लग रहा था बाहर आ रहे हैं, फिर उसके बाद में दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, थोड़ी देर हमारे फोन आ गया जब उठकर बाहर आ रहे हैं। ये सब करने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे बच्चा 13-14 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहा है और एक्चुअल जो प्रोडक्टिविटी है वो उसकी 4 घंटे की भी नहीं निकल रही है। तो ये चीजें अब रही नहीं। अगर आप सीरियसली वास्तव में सेलेक्ट होना चाहते हैं, अपने माँ बाप का पैसा नहीं बिगाड़ रहे हैं, अगर आप खुद को नहीं धोखा देना चाहते, और अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो जवानी के आपके जो आर्स हैं, जो आपके जवानी के साल हैं, जो यंग एज के एनर्जेटिक ईयर्स हैं, हम जिस चीज पर ये सारा दाव खेल रहे हैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सो एक लेवल से और एक स्तरीय पढ़ाई के लिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, बाकी आपके लिए मंच खुला है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, इसमें प्लीज कमेंट करके बताएं, और अपडेट्स कोई भी आप मिस नहीं करें। नए नए जो भी हम यहाँ पर इनिशिएटिव कर रहे हैं, नए नए जो भी प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं, उसको मिस नहीं करें। इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं। आई वुड लाइक कि आप कमेंट करके बताएं कि ये चीज आपके लिए रिलेवेंट है, कितनी रिलेवेंट लगी आपको, खुद को कैसा लगा इनको पढ़ के। क्योंकि देखिए जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जो मार्केट में जो पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज है, वो भी मैं आपको हकीकत बता दूं कि एआई से जनरेटेड टेस्ट सीरीज आजकल बहुत ज्यादा आ रही है, कि चैट जीपीटी से बना ली, और वो सिर्फ उसी ट्रेडिशनल पैटर्न पे बना रहे हैं जैसे पीवाईक्यूज आते थे। तो पीवाईक्यूज इज अ गुड थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको हम देखें, उनको हम सोल्व करें, वो अच्छी चीज है। परंतु जब एग्जाम के पैटर्न सडनली बदल गए हों, और एक दो नहीं, 2025 में जितने पेपर हुए उन्हें उठाकर देख लो, हमें यह समझ आ जाएगा कि एग्जाम का एक मेजर शिफ्ट हुआ है पैटर्न में। तो जब ट्रेंड सडनली बदल गया हो, तब आपके लिए सिर्फ पीवाईक्यू के ट्रेंड्स को फॉलो करना अपने आप में एक पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, बोफोर्स मारना हो जाता है। हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, हमने बोफोर्स मार लिए, क्योंकि हम तो यही सोच रहे हैं कि वही ट्रेडिशनल पेपर आएगा, वही ट्रेंड आएगा, वो ट्रेंड आ नहीं रहा, और वहां एग्जामिनेशन हॉल में जाकर गलतफहमी दूर हो जाती है। तो गेटिंग माई पॉइंट। इससे ज्यादा मैं आपको लंबा भाषण नहीं देता हूँ, वरना कहेंगे कि ये काम की बात नहीं कर रहे, भाषण ज्यादा दे रहे हैं। पर ये एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। कई बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, कई बच्चों को मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, तो आई थिंक कि इस बारे में हमारे को क्लियर कट डिसीजन होना, हमारी सोच क्लियर कट होना ज्यादा असेंशियल हो जाता है। सो वी मस्ट स्टार्ट हियर फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक। इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हमने कहां पर बनाया है। देखिए पहली बात यह है कि डुगोंग क्या है, इस कंसेप्ट को समझना। डुगोंग एक मैमल है, मैमल का मतलब होता है स्तनपाई, जिसको हम बोलते हैं। तो ये एक सी मैमल है या मरीन मैमल है, ठीक है, ये चीज हमें क्लियर है। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। ये हमने कहां पे बनाया, हमने बनाया पाक बे में, यानी कि पाक खाड़ी जो है, उस खाड़ी में हमने इसको यहां पर डिक्लेयर किया है। इसको IUCN द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो बॉडी है, उसके द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। अब इससे रिलेवेंट वही बात कि इससे रिलेवेंट क्वेश्चन और क्या बन सकता है, या यहां पर कौन सी ऐसी बात है जो इसके पेरिफेरल एरिया में आती है, उस पर हम बात करें। तो पाक बे, पाक बे कहां पर है, तो इसका ये मैप यहां पर दिया गया है। ये श्रीलंका है, ये तमिलनाडु है, ठीक है। यहां पर इस एरिया में दिस इज द पाक बे, पहली बात ये। अब हम इसमें जो आपको कंसेप्चुअल लेवल पर या आपसे जो फर्दर ज्योग्राफिकल लोकेशन लेवल पर इससे क्वेश्चन बन सकता है, वो है कि पाक की खाड़ी के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में कौन सी खाड़ी है, या पाक की खाड़ी क्या है, या फिर सिर्फ ये आ जाए कि पाक खाड़ी किन दो जो हमारी जल राशियां हैं उनको आपस में कनेक्ट करती है। तो गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि मन्नार की खाड़ी, और यहां पर ऊपर बंगाल की खाड़ी है। ये जो एरिया है यहां पर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। तो ये बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को आपस में कनेक्ट करती है। तो ये जो वर्ड है, अगर स्ट्रेट, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी में शब्द नहीं आए, वो वहां पर पाक स्ट्रेट ही लिखते हैं देवनागरी में। तो ये पूछ सकते हैं कि स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इनमें से भूगोल में स्ट्रेट शब्द आता है, स्ट्रेट शब्द का मतलब क्या होता है, वो आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं अगर नहीं पता हो। तो ये एक नैरो या एक सकरी, एक गलियारा होता है, जलीय, ठीक है। इट इज अ नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर,
जो दो बड़ी जल राशियों को, जैसे कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी, इनको आपस में जोड़ने वाला जो सकला गलियारा है उसको खाड़ी कहा जाता है, यानी कि पाक स्ट्रेट एक सकरा गलियारा है। क्या यहाँ तक क्लियर है? और ये फैक्ट कि डुगोंग कंजर्वेशन क्या है, इसके कंजर्वेशन के लिए पहली बार हमने, यानी कि भारत का पहला, इट इज इंडिया फर्स्ट, ये चीज आ सकती है स्टेटमेंट में कि ये भारत का पहला है, ये हमने कंजर्वेशन रिजर्व यहां पर डिक्लेयर किया गया है। तो ये एक मरीन रिजर्व है, ये चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट, इसका नाम जो है पहले ये याद रखें, अनोखी दुनिया, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है यही आए, प्रश्न ये भी आ सकता है कि अनोखी दुनिया क्या है, या यूपी में हाल ही में एस्टेब्लिश किया गया अनोखी दुनिया क्या है। तो यूपी गवर्नमेंट द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में ये डेवलप हो रहा है। ये सिरेमिक वेस्ट पार्क है। सिरेमिक का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन ये भी आता है। तो सिरेमिक मतलब होता है क्ले, क्ले यानी कि मृत्तिका, आपकी जो मिट्टी से रिलेटेड, क्ले से रिलेटेड जो चीजें हैं उसका जो वेस्टेज निकलेगा उसके लिए हमने एक अलग से पार्क बनाया ताकि उसका रीयूज किया जा सके। ये चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं। इंडिया फर्स्ट पीएम मित्र पार्क, पीएम मित्र पार्क, प्रधानमंत्री मित्र पार्क कहां पर एस्टेब्लिश किया गया है? तो भारत का पहला पीएम मित्र, मित्र की सबसे पहली बात यह है कि इसकी फुल फॉर्म हमें आनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म पर क्वेश्चन बन सकता है। तो इट इज मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया है। देखिए मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, टेक्सटाइल और अपैरल, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा, और अपैरल का मतलब जो पहनने वाले कपड़े होते हैं उनको हम अपैरल्स बोलते हैं। तो टेक्सटाइल और अपैरल के लिए सबसे पहला मेगा पार्क हमने बनाया है। अब बात यह कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए मैं आपको बताता हूं इसका कारण। एक्चुअली क्या है कि ये जो पार्क्स हैं, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी जो जीडीपी है उस जीडीपी में लगभग 2.3% का कंट्रीब्यूशन करता है। एक बात समझना, ये जीडीपी के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है केवल। दूसरी बात, अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं कि हम यहां से जो निर्यात करते हैं उस निर्यात में इसका कितना परसेंट है, तो ये लगभग भारत के टोटल निर्यात का 12% कपड़ा हम यहां से निर्यात करते हैं। थर्ड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्री सेक्टर का यानी कि उद्योग क्षेत्र का जो टोटल प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी लगभग 13% इसमें प्रोवाइड करता है। ये तो सिर्फ हुई बात प्रोडक्शन की, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि विच इज द इंडियाज बिगेस्ट एम्प्लॉयर, भारत में ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया करवाए जाते हैं? दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम पढ़ते हैं कि 50% से अधिक एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लोगों को रोजगार दिया जाता है। अब अगर मैं ये बात करूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों सडनली इतनी बड़ी बात, और देखो एक और फैक्ट यहां पर है कि प्रधानमंत्री मेगा पार्क फर्स्ट वाला तो हमने ये मध्य प्रदेश के धार जिले में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, यानी कि इसको एस्टेब्लिश किया है। और फर्दर आगे की प्लानिंग क्या है कि ऐसे कुल 7 पार्क बनाए जाएंगे जो अलग अलग 7 स्टेट्स में है। देखिए ये स्टेट्स याद करना या इनको रटना मुझे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लगता, इसलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, पर हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने पार्क्स का अभी प्लान है। तो ऐसे 7 पार्क हम बनाएंगे, हो सकता है अगले बजट में हम ज्यादा घोषणा करते हैं और इसको बढ़ा भी दें। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इतना ज्यादा फोकस होने का क्या कारण है? तो इसका एक बड़ा कारण है इसमें एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। रोजगार की अगर बात करें, देखिए फिर वही बात है कि स्टेटमेंट में कथन कारण में ये चीज आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये भारत में लगभग 45 मिलियन को डायरेक्ट रोजगार देता है। 45 मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा? 4.5 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार देता है। प्लस टेक्सटाइल एंड अलाइड सेक्टर यानी कि जो सिर्फ टेक्सटाइल में ही काम कर रहे हैं, पर टेक्सटाइल में काम करने के बाद मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, तो इस फैक्ट्री से माल बना, कपड़ा बन गया, रो कपड़ा बन गया, वो रो कपड़ा लोड होकर वहां से लोडिंग में जाएगा। तो उस लोडिंग के लिए जो लॉरी लगेगी, उस लोडिंग से जुड़ा हुआ जो ट्रांसपोर्टेशन है, उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो इसको बोलते हैं अलाइड यानी कि इससे जुड़ा हुआ संलग्न क्षेत्र। तो टेक्सटाइल से संलग्न क्षेत्रों को मिलने वाला रोजगार लगभग 100 मिलियन है। 100 मिलियन का मतलब अगेन हो गया 10 करोड़। तो ये लगभग हमारे देश के 15 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करने वाली इंडस्ट्री है। इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए हम इस पर इतना फोकस कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि क्लासेस का, इन सेशंस का, इन टॉपिक्स का लेवल हम क्या लेकर जा रहे हैं, गेटिंग दिस, यही लेवल हमें पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज हम जो भी एग्जाम्स हैं उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यस नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज इंडिया का फर्स्ट एआई पावर्ड ट्रांस लैंग्वेज है, यानी कि जनजातीय जो भाषा है उसके लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है आदिवाणी, ठीक है। तो आदिवाणी क्या है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर ये पूछा जाता है भारत में आदिवासी भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए, उनके उत्थान के लिए हमने क्या चीज बनाई है। ये
क्या करेगा, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एआई बेस्ड ट्रांसलेशन मॉडल है जो ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए लॉन्च किया गया है। एक्चुअली ये क्या करेगा, ये रियल टाइम ट्रांसलेट करेगा। मान लीजिए कि हमारी जो जनजातीय भाषा है उसमें किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को, किसी भी भाषा को ट्रांसलेट करना है, जैसे अभी हम गूगल ट्रांसलेटर काम में लेते हैं हिंदी के लिए, तो वैसे ही उन नेटिव लैंग्वेजेज के लिए वो जो क्षेत्रीय भाषा है उनमें किसी भी चीज को, किसी भी नॉलेज को कन्वर्ट किया जा सके, उसके लिए हमने एक एआई पावर ट्रांसलेटर डेवलप किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया है। अब ये बात की ये क्या क्या करेगा, तो ये टेक्स्ट टू स्पीच भी यहां पर प्रोवाइड करेगा। यानी कि मान लीजिए कोई ट्राइबल लैंग्वेज में अपनी बात को बोल देता है, उसके बाद में उसे ट्रांसलेट करनी है तो उसको ट्रांसलेट कर सकेगा। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन गैप है हमारे यहाँ पर, कम्युनिकेशन गैप का मतलब कि ट्राइब्स हमसे नहीं जुड़ पाती, मुख्य धारा में वो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, उस चीज को डेवलप करेगा। जो कम्युनिकेशन गैप है कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बात को नहीं बोल पाते, और इसका एग्जाम्पल क्या है कि जब वो नहीं बोल पाते, अपनी बातों को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो उनको कई बार वो मुख्य धारा से पीछे छूट जाते हैं। मुख्य धारा से पीछे छूटा हुआ आदमी जब एक्सप्लॉइटेटिव फेस फील करता है, उसको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है, उनमें से कोई भी एक नेता उभर के आता है और उनको अगर वो हथियार थमा देता है तो वो बन जाते हैं नक्सलाइट्स। गेटिंग दिस, नक्सलिज्म पनपता है। तो इस तरह की चीजें, यानी कि माओवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, ये चीजें पनपने का कारण क्या है कि वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, उनको कभी लगा ही नहीं कि मेन स्ट्रीम है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए, उस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए हमने ये एआई पावर्ड लैंग्वेज बेस्ड मॉडल स्टार्ट किया है। इससे और क्या होगा मुख्य धारा में जुड़ने में, कि वहां के जो बच्चे हैं, तो जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं जैसे, तो उनको अगर नहीं समझ में आ रही हिंदी में, तो भी वो इसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकेंगे, तो जो नॉलेज का गैप है वो भी खत्म होगा। ठीक है, अब यहां पर ये चीज आ सकती है कि ये बनाया किस किसने। तो अगर ये बात आ जाए, वैसे ये आई थिंक वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट फिर भी अगर ये पूछ लिया जाता है तो आईआईटी दिल्ली एंड बिट्स पिलानी, आपने नाम सुना होगा, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं। अब ये था आदिवाणी, यानी कि वाणी को आप ये चीज याद रखिएगा कि वाणी से मतलब ये हो गया कि ये आपकी जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करेगा। दूसरा है आपका फर्स्ट आदिवासी डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है, और ये है आदि संस्कृति, यानी कि आदिवासी जो कल्चर है उस चीज को, ट्राइबल कम्युनिटीज को जो कल्चर है, जो उनका हेरिटेज है, संस्कृति है, उसको हम मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये डिजिटल है पूरी, ये चीज याद रखिएगा। ये कहीं पर भी अभी तक ऑफलाइन यूनिवर्सिटी नहीं है, ये ऑनलाइन है, पूरी यूनिवर्सिटी डिजिटल है, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट है। गेटिंग दिस, ये याद रखना है, विश्व की प्रथम है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं। लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर कहां पर बनाया गया है, ये गुजरात के साबरमती में एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, यानी कि हमारा पश्चिमी समर्पित माल गलियारा है, उसमें कनेक्टिंग में जो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र है, यहां सबको ये यहां पर बैठकर, इस तरह से जो आपको ये पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं, यहां पर बैठकर ये रियल टाइम मॉनिटरिंग इसकी कर रहे होंगे। ये लार्जेस्ट रेल ऑपरेटिंग कमांड सेंटर है, यानी कि ये पूरा पूरा इतना लंबा जो पूरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसका कमांड इस एक ही सेंटर से किया जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है रामसर साइट्स की अपडेटेड, अगर हमारे यहाँ पर अब बात करें तो अभी रिसेंटली 2 नई रामसर साइट्स को डिक्लेयर किया गया है, दैट इज गोकुल रिजर्व एंड उदयपुर लेक, ये दोनों बिहार में है। और अब भारत में टोटल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है, ये 93 हो गई है टोटल रामसर साइट्स। और बिहार में अगर बात करें तो बिहार में 5 रामसर साइट्स टोटल हो गई है। इस चीज का एक्चुअली ये क्या है रामसर, तो रामसर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय संधि मान लीजिए इसको। ये वेटलैंड्स, यानी कि जो आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमि का मतलब आपके मार्शेस, दलदल वगैरह ये सब होते हैं ना, ये सब इसमें आते हैं। यानी कि झीलें तो आती है, पर इसके अलावा जो छोटे मोटे ऐसे जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है और ऑटोमेटिक नेचुरली पानी इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फना है, यानी कि जो पशु पक्षी और पेड़ पौधे छोटे मोटे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर कीट पतंगे और ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप ये समझिए कि एक ड्राई लैंड है। देखिए इसको एक्चुअली, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, मतलब हम इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये रामसर साइट आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, और रामसर कन्वेंशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो रामसर कन्वेंशन की अगर बात करें तो ये 1971 में साइन किया गया था, जो कि रामसर एक जगह है इन ईरान। ठीक है, इसके एम की अगर बात करें तो ये जितने भी आर्द्र भूमियां हैं,
इन आर्द्र भूमियों का कंजर्वेशन करना, यानी कि इनको बचाना, इनका संरक्षण करना, और इसके साथ में ये मानव उपयोग के लिए किस तरह से उपयोगी है, इन दोनों चीजों को इसमें मेंटेन किया जाता है। अब आपको फर्दर इसके साथ में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पहले 91 थी, अभी अभी बढ़कर 93 हुई है, तो हो सकता है हमारे पास में क्वेश्चन में ये भी पूछ लें कि रिसेंटली 2025 में कितने रामसर नई जो आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड्स हैं, उनको डिक्लेयर किया गया है। तो उस पर अगर स्टेटमेंट आ जाता है तो जून 2025 की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने करंट अफेयर्स में हम ये चीज अपडेशन में भी पढ़ रहे हैं, राजस्थान के अपडेशन में हम स्पेशली इस चीज को पढ़ेंगे कि खींचन गांव फलोदी जो है, और एक है मेनार जो कि उदयपुर में है, ये दोनों रिसेंटली राजस्थान के 2 वेटलैंड्स नए रामसर कन्वेंशन में डिक्लेयर किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं इसके साथ में आपको यहां पर समझा दूं कि अगर रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड इस बात पर भी बात आ जाती है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हमने एक आज के लगभग ये मान लीजिए कि 60 साल पहले ये कन्वेंशन साइन कर लिया था, तो ऐसा क्या था अगर 50 साल 60 साल पहले ऐसा कन्वेंशन साइन किया और इस चीज को कंसिडर किया कि हाँ रामसर भूमिया या वेटलैंड जितने भी हैं इनकी एक इंपॉर्टेंस है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि ये किस किस चीज को लेकर स्टेटमेंट में ये कथन आ सकते हैं कि इनसे ये सर्विसेज या ये सेवाएं जुड़ी हुई होती हैं, इनसे ये सेवाएं मिलेगी। सो द फर्स्ट इज वेरी फर्स्ट इज कि ये बायोडाइवर्सिटी, यानी कि आपकी जो जैव विविधता है, उस जैव विविधता को ये प्रिजर्व करता है, बचा के रखता है। सेकेंड है क्लाइमेट चेंज, जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है उसको, उससे ये बचाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की बात करें, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़कर 48 डिग्री जा रहा है, टेम्परेचर बढ़कर 52 डिग्री जा रहा है, उस टाइम पर ये ऐसी आर्द्र भूमि है ना, कई सारे पशु पक्षियों पेड़ पौधों के लिए एक तरह का सर्वाइवल है, इन सबको ये एक जीवन प्रदान करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इसलिए ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी आपदाएं आएगी उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। एक और चीज की जो फ्लड आता है, फ्लड का मतलब बाढ़, तो कहीं पर अगर बाढ़ आ रही है और इस तरह की आर्द्र भूमि है तो ये बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने में, उसको एक तरह से कंट्रोल करने में, ये इस तरह का जो एरिया होता है ना, ये एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो आम जनता या जो बाढ़ फ्लड प्लेन्स जिसको हम बोलते हैं, तो बाढ़ से जो जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं उनमें भी ये एक तरह से प्रोटेक्टर का काम करता है, एक तरह से प्रोटेक्टिंग शील्ड का काम करता है। चौथी चीज यहां पर वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, यानी कि जल का एक तरह से प्यूरिफिकेशन बाय डिफॉल्ट हो जाता है। यहां पर जो जल भरा हुआ है इसके आसपास के एरिया में अगर आप देखेंगे तो वहां की जो वाटर टेबल है वो भी बहुत अच्छे उच्च स्तर पर पाई जाती है। और यस, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे फूड, वाटर, बिल्डिंग मटेरियल्स, ऐसी चीजें अवेलेबल होती है। अगर हम उसको सतत रूप से सस्टेनेबली यूज करें तो ये यहाँ पर एक लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये आजीविका भी प्रदान करता है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट में आ सकते हैं, इससे मत भागना। ये चीजें एक जनरल है, पर हाँ हमें ये कंसेप्ट पता होगा कि हाँ यार ये भी काम आता है। तो जब वहां पर अगर ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो उससे सडनली हमें भागना नहीं पड़ेगा, या हम ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ब्लैंक है कि ये पता ही नहीं है कि अच्छा ये काम भी आती है। तो ये कंसेप्ट समझना हमारे लिए जरूरी होता है। देखो एक और चीज मैं आप लोगों को समझा दूं, अभी रिसेंटली आरएस का रिजल्ट आया है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके एक दिन पहले ही आरएस का रिजल्ट आया है, आरएस मेंस 2024 का, और इंटरव्यू कॉल उनके बच्चों के हुए हैं। 2023 वालों के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं जो 14 अक्टूबर तक चलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 14 अक्टूबर की रात को आरएस के फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे 2023 वाले के। 24 वाले के मेंस का भी रिजल्ट आया है, 2024 की हम बात करें। उसमें जो मेरिट गई है मेंस में, 4 पेपर होते हैं, 200 नंबर के, 800 नंबर होते हैं। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ आरएस की बात नहीं कर रहे, ये बता रहा हूँ कि लेवल क्या है कंपटीशन का, और जो स्टफ आ रहा है, बच्चे जो निकल के आ रहे हैं वो कितना जल्दबाजी में, कितना टाइम पास में पढ़ रहे हैं, उनके लेवल की बात करूं तो 800 नंबर के, 200 नंबर के 4 पेपर मेंस में हुए। इसमें से जो इंटरव्यू कॉल की मेरिट गई है, या जिसको हम कट ऑफ बोल सकते हैं, द हाईएस्ट कट ऑफ जनरल मेल कैटेगरी की, इट इज 204, 204 नंबर। इस चीज को समझ सकते हो, 800 में से 204 नंबर का मतलब क्या होता है? ये होता है 25%। और कैटेगरी वाइज अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, ये हाईएस्ट कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की बात करें तो ये मान लो कि 18% से 25% वाले का आरएस के इंटरव्यू में कॉल हुआ है। समझ रहे हो बात को? मतलब कंपटीशन का लेवल और जो स्टफ निकल के आ रहा है, बच्चों की कॉम्पिटिटिवनेस, उनमें प्रतियोगिता को फेस करने की कितनी क्षमता है, उनका क्या स्टैंडर्ड है, ये लेवल बताता है। ये 25% नंबर नहीं आ रहे लोगों के,
25% मार्क्स आना मुश्किल हो गया। ये अपने आप में बहुत फैटल है, ये बहुत बड़ी दुविधा है। तो ये चीज बताती है कि पेशेंस है ही नहीं। कोरोना के बाद जो स्टफ निकल के आया है, बच्चों में पढ़ने का पेशेंस नहीं है, उनको धैर्य पूर्वक सिटिंग करनी ही नहीं है। उनको ऐसा लगने लगता है कि हम बहुत जल्दी में फटाफट कोई चीज क्विक करवा दे और उस क्विक से सिलेक्शन हो जाएगा। उस क्विक से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, आपको सिटिंग देनी पड़ेगी। विद्या अर्जन सिटिंग मांगता है, ये लिख लो। अदरवाइज अपनी यंग एज के एनर्जी ईयर्स जो है वो मत खपाओ। आप खुद के साथ भी धोखा कर रहे हो, और आप इंटेंशनली धोखा नहीं कर रहे हो, आप भ्रम में हो। आप जानबूझ के टारगेट करके धोखा नहीं कर रहे हो, आप धोखा हो रहा है और आपको पता ही नहीं है कि ये धोखा हो रहा है। समझ गए बात को? इस चीज को ये एग्जांपल दिया है यहां पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। हमने डिक्लेयर किया है, ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में नया कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हमने डिक्लेयर किया है। अब टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है ऐसे जो यूनेस्को की मेन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है उसमें आते हैं? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व टोटल हैं, उनमें से 13 MAB यानी कि मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो हमारा है उसके अंतर्गत आते हैं। तो 18 हमारे पास टोटल है भारत में, उन 18 में से 13 इसके अंतर्गत आते हैं, ये याद रखिएगा। ये इंडिया का फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड यानी कि उच्च स्थान, या हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो ऊंचाई पर, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ये ऐसा भारत का फर्स्ट कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट का मतलब ये ठंडा रेगिस्तान है, जिसको हम शुष्क रेगिस्तान बोल सकते हैं। ठीक है, ये कहां पर सिचुएटेड है? तो ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। इसका फर्दर अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, इसके अंदर का थोड़ा सा और डेप्थ देखें, तो ये ट्रांस हिमालय जिसको हम बोलते हैं, हिमालय के जो अलग अलग भाग हैं उसमें ट्रांस हिमालय में ये बना हुआ है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इसमें? हिमाचल प्रदेश के, यानी कि हिमाचल प्रदेश नहीं, अगर डिस्ट्रिक्ट्स आ जाए, या पूछ ले कि ये डिस्ट्रिक्ट्स कौन से स्टेट में है, तो भी हम इससे कंफ्यूज नहीं हो। तो लाहौल स्पीति रेंज जो डिस्ट्रिक्ट्स है इसमें ये, इसकी हम जो बात कर रहे हैं कि इसकी जो हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि उच्च स्थान की अगर हम बात करें तो ये कितनी ऊंचाई पर है? तो ये 3300 से लेकर 6600 मीटर की रेंज की ऊंचाई पर ये अवस्थित है। ये चीज याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट में आ सकता है क्योंकि अच्छी खासी ऊंचाई है और भारत का सबसे ऊंचा ये ऐसा एक तरह से बायोस्फीयर रिजर्व है। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, तो ये इतनी ऊंचाई पर है, इसलिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फर्दर ये ज्योग्राफिकल लोकेशन यहां पर आपको दी गई है, इस चीज को आप देख सकते हो। इसमें कौन कौन सा एरिया कवर होता है, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इट कवर्स चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बाद में किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पिन वैली नेशनल पार्क, ये 3 इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये जो कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व पूरा बनाया है, ये पूरा एरिया है ना, इसमें ये ऑलरेडी से प्रिजर्व्ड एरियाज हैं, इन सबको भी कवर किया गया है। दिस इज 1, 2 एंड 3। ये चीज याद रखना, ये इसके ही क्षेत्र में है, मतलब ये इसके बाहर नहीं है, इसके अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में भारत ने एक नया कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है, जहां का सबसे मुख्य स्पेशलिटी है, सबसे मुख्य प्रजाति है जो यहाँ पर पाई जाती है, दैट इज स्नो लेपर्ड, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बर्फीला तेंदुआ, जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ की सबसे ज्यादा स्पेशल फ्लैगशिप, एक तरह से जैसे फोन आता है ना, ये फोन में फ्लैगशिप फोन कौन सा है, तो आईफोन 17 प्रो मैक्स वो फ्लैगशिप है एप्पल का, सबसे टॉप। तो ये यहाँ की फ्लैगशिप स्पीसीज में है, यहाँ की जो प्रजाति है वो फ्लैगशिप है। इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, स्नो लेपर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ये कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है, पूछा जा सकता है, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि ये यूनेस्को ने इसको जो रिकॉग्निशन दी है या इसको पहचान दी है, इस चीज से कि यूनेस्को इसको रिकॉग्नाइज करे, इसका क्या अर्थ है या इसकी क्यों इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है? तो एक तो ये जो ग्लोबल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, उस पर इसको पहचान मिलती है। दूसरा, इसके जो प्रिजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं, यानी कि जो प्रयास हम करेंगे उनको बढ़ा दिया जाता है, और टाइम टू टाइम यूनेस्को की टीम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने आ रही है, उनकी तरफ से विजिट्स हो रही है, तो ऑटोमेटिक बात है कि हम भी और ये भी, यानी कि यूनेस्को की टीम है वो भी हमारे को कई सारी इंफॉर्मेशन, कई सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर शेयर कर रही होती है। और तीसरी बात है कि जब ये एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, कोई चीज स्पेशल हो जाती है, जैसे कि बीकाजी भुजिया, वो हम सब कभी से खा रहे हैं, ठीक है, पर जब बीकाजी भुजिया को GI टैग दे दिया गया तो उसकी एक आइडेंटिफिकेशन हो गई, तो उस स्पेशल कैटेगरी के लिए एक डिमांड बढ़ जाती है। तो वैसी स्थिति यहाँ पर है कि ये अगर इसको पहचान दे दी गई है, तो इसके बाद में यहाँ पर इको टूरिज्म जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि जो
इकोलॉजिकल यानी कि पर्यावरणीय जो टूरिज्म सेक्टर है वो यहाँ पर अच्छा खासा डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समुद्र प्रदक्षिणा एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का मतलब होता है कि हम एक वोयेज मिशन पे जा रहे हैं। वोयेज मिशन का मतलब समुद्र में हम पूरा सरकमफेरेंस है, सरकम नेविगेशन का मतलब होता है ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो पूरा एरिया है इसको हम पूरा चक्कर करेंगे, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब परिवृत्त, पूरा वृत्त के पूरा हम चक्कर काटेंगे, यानी कि यहां से यहां तक इस तरह से इसका पूरा चक्कर लगाया जाएगा। तो ये इंडिया की पहली सरकम नेविगेशन जिसमें सिर्फ महिला ऑफिसर्स हैं, हमने यहां से भेजी है। कितने टाइम के लिए रहेगी? तो लगभग 9 मंथ्स का एक एक्सपेडिशन है। 10 महिला ऑफिसर्स इसमें है। 26,000 नॉटिकल माइल्स का एरिया ये पूरा इसमें कवर करेंगी। कौन से वेसल में, यानी कि कौन सा जहाज यहां पर काम में लिया गया है? द नेम ऑफ द वेसल इज द त्रिवेणी, बिल्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड फ्लैग्ड ऑफ बाय द राजनाथ सिंह वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इसको भेजा है। अब इस चीज से क्या बेनिफिट हो सकता है? मतलब आप इस चीज को सोचेंगे, ठीक है ये हमने भेजा है, इससे क्या होगा? एक चीज तो ये कि इसके जो लीडर हैं उनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो लीडर का नाम है कर्नल अनुजा वरुदकर। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा कि इस पूरे एक्सपेडिशन की जो मुख्य नेतृत्व करता है वो अनुजा वरुदकर है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस चीज का अगर हम एम की बात करें, क्यों हमने ये भेजा है, तो इससे क्या होता है कि कई चीजें होती है। एक तो पहली चीज ये है कि हम महिला शक्ति, जो नारी शक्ति है उस चीज को हम दिखा रहे हैं कि हमारी नारी इतनी सशक्त है कि पूरा सरकमफेरेंस पृथ्वी का जो वोयेज है उस मिशन में केवल और केवल महिलाओं की टीम द्वारा गया है। दूसरी बात, ये ट्राई सर्विस, ट्राई सर्विस का मतलब होता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों की महिला अधिकारी इसमें शामिल है। याद रखिएगा ये केवल और केवल नेवी का नहीं है, इसमें तीनों अधिकारी शामिल है, यानी कि तीनों सेनाएं इसमें सम्मिलित है। अब क्या है इसमें कि ये जो आईएनएस त्रिवेणी है ना, ये भारत का खुद का बनाया हुआ है। तो ये हमारी जो संकल्प है आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत, उस संकल्प को भी ये पुष्ट करता है। और इसके साथ में देखिए मैं एम बता रहा हूं, तो पहला हो गया नारी शक्ति, ट्राई सर्विस, तीनों सेनाओं की जो ज्वाइंट कमांड है वो इसमें है। इसके साथ में आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं। थर्ड इसमें होता है जिसको बोलते हैं मैरीटाइम डिप्लोमेसी। मैरीटाइम डिप्लोमेसी का मतलब होता है आपकी जो समुद्री राजनय है या समुद्री जो कूटनीति है, कि हमारे अन्य देशों के साथ समुद्री मार्गों के साथ संबंध है वो। तो हम जब सरकमफेरेंस जा रहे होंगे तो पृथ्वी के जितने भी देश हैं लगभग इन सभी देशों में हम रुकेंगे, वहां पर हम स्टे करेंगे। तो 9 महीने का जो ये पूरा टूर है, इस पूरे टूर में ऐसे कई सारे प्लेसेस पर हम रुक रहे होंगे, मिल रहे होंगे, उनकी ज्वाइंट कमांड से हम मिल रहे होंगे। तो ये एक तरह का हमारी डिप्लोमेसी है, ये हमारे तरफ राजनय है, हमारी कूटनीति है कि हम अन्य देशों के साथ भी इसमें रिलेशंस मेंटेन कर रहे होंगे। और साथ में जो माइक्रो प्लास्टिक्स या जो समुद्री पोल्यूशन है, सी पोल्यूशन जिसको बोलते हैं, मरीन पोल्यूशन बोलते हैं, उन चीजों का भी एक्सपेडिशन इसमें किया जाएगा। तो दोज आर द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आपको लगेगा सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं हो बेटा, इससे जब कंसेप्ट बनेंगे, इससे जब स्टेटमेंट बनेंगे तो वहां पर साधारण क्वेश्चन सभी बच्चे करके आ रहे होंगे, पर हमें इस चीज को फोकस करना होगा कि कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो आएंगे 5 या 10, जिनसे ही मेरिट में आदमी इन या आउट होता है, उस चीज को हम सिक्योर कर पाए, उस पोजीशन को हम सिक्योर कर पाए कि यस आई एम इन, मैं फाइनली इसमें सेलेक्ट हो रहा हूं। उस चीज को सिक्योर करने के लिए आपको तभी जाकर अब के एग्जाम का ट्रेंड क्लियर होने वाला है। अदरवाइज क्या है कि टाइम पास वन लाइनर पढ़ लिया है, पढ़ के निकल गए, पढ़े क्या नाम था उस प्रदक्षिणा का, या फिर समुद्र प्रदक्षिणा क्या है, तो ये एक एक्सपेडिशन है जो हमने यहाँ से भेजा है, दैट्स इट, बात खत्म। अब जब वो कोई एक अंडरस्टैंडिंग वाला कथन या कारण में उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया, वहीं गुब्बारे की हवा निकल जाएगी, यार पढ़े तो बहुत थे पर पता नहीं क्या हुआ। तो पढ़ा उस लेवल से नहीं है ना जिस लेवल से एग्जाम का ट्रेंड है। अगले पर आते हैं, इंडिया की फर्स्ट बैम्बू बेस्ड जो बायो रिफाइनरी है ये हमने कहां पर एस्टेब्लिश करी है? तो बाम्बू यानी कि बांस, तो बांस से हमने रिफाइनरी स्टार्ट करी है जिससे हम जो हमारा फ्यूल है यानी कि ऊर्जा के जो संसाधन है वो हम बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि हम बायो बेस्ड रिफाइनरी में क्या बनाते हैं, दैट इज एथेनॉल, समझते हो ना, वो एथेनॉल, बायो एथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये कहां पर हमने एस्टेब्लिश किया है? तो ये गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है ऑफ असम, वहां पर ये इंडिया का पहला बाम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी यहाँ पर एस्टेब्लिश करी है। इस चीज से आपका सीधा सीधा ज्योग्राफी कनेक्ट होती है कि यहाँ पर वर्षावन है, और वर्षावन होने की वजह से यहाँ पर बैम्बू ट्रीज यानी कि बांस के ये देख रहे हैं ना आप, इस तरह की यहाँ पर वेजिटेशन ज्यादा पाई जाती है, यानी कि इस तरह के जंगल और जंगलों में बांस यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ये चीज एस्टेब्लिश कर पाए। इसके साथ में एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि
इसके जो कुछ कंसेप्ट है इससे जुड़े हुए वो यहां पर आपको क्लियर कर दो। द वन इज हमारा जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, इसको लिख लेना पूरा, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यानी कि ईबीपी। ईबीपी क्या है हमारा कि हम अभी जो हमारे यहाँ पर जितना भी पेट्रोल दिया जाता है उसमें 20% एथेनॉल का मिक्सचर करेंगे, यानी कि उसको ब्लेंड कर देंगे। ये हमारा टारगेट है कि हम इसको बढ़ाकर 20% तक कर चुके होंगे। ठीक है। सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होता है इसका? इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या होगा कि ये जो रूरल इकोनॉमी है और जहां पर बांस के, तो बांस का और क्या उपयोग हो सकता था, बांस से कैसे अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया जा सकता है, जहां पर प्राकृतिक रूप से बांस का उत्पादन हो रहा है, तो उससे यहां पर मतलब ये बांस अब एथेनॉल बनेगा इससे, तो ये एक पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट बन रहा है। तो पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट बन रहा है यानी कि जो पेट्रोल की कॉस्ट है, वो जो इनकम जनरेशन है पेट्रोल लेवल की, वो यहां पर जनरेट होगी। तो ये इसका एक सामाजिक आर्थिक प्रभाव हो जाता है। और एक और चीज यहां पर समझ लेना कि हमारा जो नेट जीरो का टारगेट है भारत का, जो भारत ने जो लक्ष्य बनाया हुआ है कि हमारा जो उत्सर्जन है, इमिशन है, कार्बन उत्सर्जन, उसको हम नेट जीरो कर देंगे। इसको मैं यहाँ पर रिवाइज करवा दूं कि इसका जो हमारा टारगेट है वो 2070 है। 2070 तक हमारा उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो कर दिया जाएगा। तो उसमें एथेनॉल का एक मुख्य भूमिका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे जुड़े हुए कंसेप्ट है जिस पर क्वेश्चन आ सकता है। मिजोरम में फर्स्ट रेलवे लाइन हमने एस्टेब्लिश करी है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर एस्टेब्लिश करी है, और बिराबी सायरांग रेलवे लाइन है। इसमें कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट समझने वाली बात नहीं है, यहाँ की पहली फर्स्ट रेलवे लाइन है। ये एक तरह से नॉर्थ ईस्ट को आपस में कनेक्ट करने में एक बहुत बड़ा इसका सिग्निफिकेंट रोल रहेगा, बहुत ज्यादा महत्व रहेगा। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, दैट इज सेमीकोन इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। सेमीकोन का मतलब क्या होता है? सेमीकोन में वर्ड कभी कभी क्या है कि इंग्लिश के शब्दों की भी संधि विच्छेद करके हमें समझना चाहिए। तो ये सेमीकंडक्टर जो बनते हैं, सेमीकंडक्टर का मतलब ये जो चिप है, सेमीकंडक्टर एक चिप है, और इसके लिए एक वर्ड और आता है जिसको बोलते हैं फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब होता है, मान लीजिए ये चिप है, इस चिप में जो इसकी डिवाइसेज या जो इसकी सॉर्टिंग होती है, उस सारी चीज को बनाना, इसको असेंबल करना, इस चीज को फैब्रिकेशन बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन हम करें, और सेमीकंडक्टर इज द चिप, वो आपके टीवी के रिमोट कंट्रोल से लेके मोबाइल वगैरह और जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, और अब जो एआई का जमाना है, तो उस एआई में जो इनएविटेबल है, इनएविटेबल का मतलब अपरिहार्य चीज है, वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के लिए अभी तक हम विदेशों पर डिपेंडेंट हैं, तो इसमें भी हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या हमारे प्रयास है। तो उसके लिए हमने एक जो एनुअल मीटिंग होती है, दैट इज द सेमीकोन। तो इस बार की सेमीकोन इंडिया 2025 कहां पर हुई थी? ये नई दिल्ली में की गई थी, फॉर मेकिंग इंडिया द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर हब। यानी कि अभी जो हम ये वियतनाम से और यहां से सेमीकंडक्टर्स हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना और ये इनका जो डोमिनेंस है उसको हम खत्म करके अपना खुद का इतने सेमीकंडक्टर्स हम एस्टेब्लिश कर पाए। देखिए एक चीज याद रखना कि इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। हम ये चीज समझते हैं कि भारत की जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन है, वो लगभग 150 करोड़ पहुंच चुकी है। हम चाइना को सरपास कर चुके हैं, चाइना सेकंड नंबर पे। अब वर्ल्ड की जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, जितना भी प्रोडक्शन है, जो भी चीज ये बनाएंगे, ये याद रख लेना, इनके यहाँ की जनसंख्या, अगर मैं एशियन पॉपुलेशन की बात करूं, एशियन रीजन को छोड़ दो, या भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इन देशों को अगर आप छोड़ दो, तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, इनके पास में मार्केट नहीं है। 150 करोड़ जनसंख्या के साथ में भारत एक सबसे बड़ा मार्केट हो जाता है। इसी मार्केट में ये चाहे 4G लॉन्च करो, 5G लॉन्च करो, 6G लॉन्च करो, 17 प्रो लॉन्च करो, ये A19 चिप लॉन्च करो, ये जो कुछ भी लेकर आएंगे, उस प्रोडक्शन का मतलब आपने कोई भी चीज प्रोड्यूस करी, उसे कोई खरीदार तो मिलेगा। उस डेवलपमेंट का, उस टेक्नोलॉजी का, उस R&D को आप कहां लेकर जाओगे? वो R&D हमारे यहीं बिकेगी, वो जो भी प्रोडक्शन है वो यहीं बिकने वाला है। तो इस कंडीशन को देखते हुए जो सेमीकंडक्टर है वो हमारे यहाँ पर बनाना बहुत असेंशियल है, क्योंकि अदरवाइज हमारे को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट सबसे बड़ा है, तो जब मार्केट सबसे ज्यादा होता है तो वहां पर ऑटोमेटिकली डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उस डिमांड को फुलफिल क्यों ना हम अपनी आत्मनिर्भरता से ही करें, हम किसी और पर डिपेंडेंट क्यों रहें? दिस इज द मेन कंसेप्ट। समझ गए इस बात को? तो ये जो है सेमीकोन इंडिया, ये इंडिया का जो मिशन है, उस मिशन का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसको ISM बोला जाता है। इसका ये एक बड़ा प्रोग्राम है, इसका एक पार्ट, इसका एक भाग है ये। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, वो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किसने करवाया है? सबसे पहली बात ये कि ऑर्गेनाइज्ड
बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा ये करवाया गया है। इसमें एक चीज याद रखना कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रैंकिंग जो दी गई है ना, वो आपके प्रयासों को देखकर दी गई है। मतलब ये नहीं कि आपके यहां पर एयर क्वालिटी कितनी अच्छी है, इस चीज को देखने की जगह इस बार जो ये सर्वे किया गया है, इस सर्वे में इस एयर क्वालिटी की तरफ आपके जो प्रयास है, हो सकता है आपके यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, पर आपने प्रयास ज्यादा अच्छे किए, उससे उसमें सुधार आया है। उन्होंने इस चीज को देखा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि इट इज अ सेंट्रल इनिशिएटिव टू रैंक सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ अप्रूव्ड एक्टिविटीज। यानी कि इंप्लीमेंट क्या क्या किया, उस चीज को, कितनी चीज को इन्होंने लागू किया है, कौन सी नई चीज वो लेकर आए हैं और कौन सी नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों को लागू कितना किया, प्रयास कितने किए, इस चीज को इन्होंने टारगेट किया है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज इन्होंने रखी है, जिसमें फर्स्ट है 1 मिलियन वाली का मतलब 10 लाख और उससे ज्यादा वाली पॉपुलेशन, तो उसमें इंदौर फर्स्ट रैंक पर है। 3 लाख से 10 लाख वाली पॉपुलेशन में अमरावती फर्स्ट रैंक पर है और 3 लाख से कम वाली पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश का देवास इसमें रखा गया है। बाकी 1 से 3 शुरुआत के जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि इतना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, याद रहेगा नहीं, तो इस पर अननेसेसरी फोकस करने की जरूरत नहीं। हमारे को ये पता होना चाहिए कि इसमें कितनी कैटेगरीज है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर ये कभी कभी इस बात पर भी आ जाए, इस चीज को पूछ ले कि इसमें और कौन से कंपोनेंट्स थे, यानी कि किस आधार पर ये जो रैंकिंग है वो प्रदान की गई है, तो उसमें एक याद रखना कि सॉलिड वेस्ट, हमारे यहाँ पर जो कचरा वचरा होता है, उसके लिए हमने क्या बनाया है। दूसरा है रोड डस्ट, तो रोड डस्ट से रिलेटेड किस तरह के प्रोग्राम चलाए गए। देखिए रोड है, रोड पर डस्ट तो उड़ेगी, धूल होगा, पर उसको बचाने के लिए कम से कम रोड पे धूल उड़े उसके लिए आप क्या करते हैं। तो कई शहरों में आप देखेंगे, जैसे मैं अगर कोटा की बात करूं, जयपुर की बात करूं, तो मैंने ये देखा है कि सुबह सुबह वहां पर सड़कों पर झाड़ू लगाए जाते हैं। सड़कों में झाड़ू लगाने से ये होता है कि सड़क की डस्ट जो है वो नीचे उतर जाती है। ऐसा नहीं है कि सड़क पर ही वापस टायर के साथ में वो रोनते हुए गाड़ियां निकल रही है और वो उड़ रही है, बाहर फैल रही है, फिर फैल रही है, तो बार बार नहीं होता। दूसरा ये होता है कि कई बार सड़कों के किनारे घास लगा दी जाती है, जो छोटी घास होती है वो लगा दी जाती है, तो सड़कों के किनारे वैसी लगा देने से वो एब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी। तो आपने जब झाड़ू मारा और उसको उतार दिया तो वो वहां उस मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वो ऐसे बिल्कुल धूल के गुबार नहीं चलेंगे। वो रोड डस्ट से रिलेटेड आपने क्या पॉलिसीज बनाई, उस पर आता है। वेक्यूलर इमिशन, आपके यहाँ पर कितनी पुरानी गाड़ियां हैं जिनसे व्हीकल का जो प्रदूषण हो रहा है, कितने, एक पर्टिकुलर हमने कोई ईयर डिसाइड कर दिया कि इससे पुरानी गाड़ियां हैं, बहुत ज्यादा हमारे पॉल्यूशन चेक के लिए बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं कि वहां पर अगर बहुत ज्यादा धुआं देने वाले पुराने ऑटो हैं, लोडिंग्स हैं, या ऐसी कोई गाड़ियां, ट्रक्स चल रहे हैं, तो उन चीजों को हमने कंट्रोल किया। वो और तरह के जितने भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वेस्ट है या ये इस तरह की चीजें हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी का मकान बना है, मकान बनने के बाद में आसपास में कहीं पर कोई खाली प्लॉट है, वहां पर उन्होंने जितना भी कचरा है उसको वहां पर डाल दिया, तो ये चीज आपकी नगर निगम और ये इंश्योर करेगी, वो टाइम टू टाइम वहां पर उसकी टीम विजिट कर रही है और आपको ये इंश्योर करेगी जितना कचरा आपने किया है इसको वापस से आपने इकट्ठा करवाया, ये चीज होती है। ठीक है, और लास्ट में देखिए 150 करोड़ जनसंख्या बिना जन भागीदारी के, पब्लिक अवेयरनेस के, हमारे देश की कोई भी पॉलिसीज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। चाहे आप पुलिस के एक्शन ले लीजिए, चाहे प्रशासन के एक्शन ले लीजिए, चाहे जुडिशरी के द्वारा दिए गए कोई भी रूल्स एंड लॉज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक। तो आपने पब्लिक अवेयरनेस के लिए कितना कोशिश करिए, कितना प्रयास किया है। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स है, इन पैरामीटर्स पर ये रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट इज इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइड, यानी कि अगेन फिर देखिए ये चीज कि सरकार का फोकस बहुत ज्यादा है किस चीज पर, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। इस आत्मनिर्भरता का एक और एग्जांपल है, हमने फर्स्ट 32 बिट प्रोसेसर बनाया है जो कि स्पेस शिप में काम आएगा, जो हमारे यहाँ की स्पेस शिप रहेंगे उस पर काम आने वाला है। ये इंडिया का फर्स्ट 32 बिट है, इसका पूरा नाम विक्रम, मैं यहां लिख देता हूं, विक्रम 3201 है। विक्रम 3201 से ही क्वेश्चन आएगा सीधा कि ये क्या है, हाल ही में क्यों चर्चा में था, या इसके बारे में न्यूज क्या थी, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। बनाया किसने है, तो इट इज अ जॉइंट वेंचर, या जॉइंटली इसको डेवलप किया गया है बाय इसरो प्लस, इसरो का प्लस SLC जो कि मोहाली में है। SCL क्या है, SCL है हमारा सेमी कंडक्टर जो मोहाली में है, उसने प्लस इसरो का एक अंग है जो है VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसका आपने नाम सुना होगा, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर प्लस सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली द्वारा इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है। इसकी फर्दर कुछ बात आ सकती है, तो इसमें एक्चुअली क्या है कि स्पेस ग्रेड की इसकी क्वालिटी, स्पेस ग्रेड की क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि स्पेस में एक्सट्रीम वेदर होता है, मतलब वहां बहुत तेज ठंड भी होती है और बहुत तेज गर्मी भी होती है, तो ये -55 डिग्री से लेकर
125 डिग्री टेम्परेचर तक ये सहन कर सकता है। सेल्सियस का टेम्परेचर को 55 से 125 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर कोई बेयर कर सकता है, यानी कि उसमें भी ये काम करेगा। जैसे हम अगर टेम्परेचर की बात करें, बहुत ज्यादा तेज टेम्परेचर है, आप उसमें देखेंगे हमारे मोबाइल हीट करने लगते हैं, हमारे मोबाइल गर्म होने लगते हैं और इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि वो हैंग होने लगते हैं। फिर अगर हम पूछते हैं कंपनी पे, सर्विस सेंटर में, तो कहते हैं कि इसको कुछ देर के लिए आप स्विच ऑफ कर दिया करो, थोड़ी देर कहीं पे ठंडी हवा में रख दो, एसी कहीं चल रहा हो वहां पर इसको रख दो। कई बार ऐसा कहते हैं कि इसको स्विच ऑफ करके फ्रिज में रख दो थोड़ी देर। तो वो चीज है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये प्रोसेसर काम करेगा। ये चिप प्रोसेसर है जो हमारे स्पेसशिप में लगाया जाना है, विक्रम 3201। गेटिंग दिस? इससे पहले अगर कोई बात करें तो ये 32 बिट का था। इससे पहले हमारे पास में 2009 में हमने बनाया था, वो था विक्रम, क्योंकि स्टेटमेंट में ये भी आ सकता है, तो वो 16 बिट का था। तो 1601 इससे पहले वाला वर्जन जो था, यानी कि ये आईफोन 17 से पहले आईफोन 16 था। गेटिंग दिस? तो ये हमने 2009 में बनाया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं एक बड़ी चीज पर। बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री द्वारा देश को एक संबोधन दिया गया और उस संबोधन में हमने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स की बात करी है, यानी कि जीएसटी 2.0 सुधार की हमने बात करी। उसमें की चेंजेस हमने क्या किए हैं उस चीज को समझना। देखिए, पहले हमारे यहाँ पर 4 स्लैब हुआ करती थी। जीएसटी स्लैब का मतलब कि अलग अलग वस्तुओं की एक कैटेगरी थी, उन कैटेगरीज में हमने अलग अलग स्तर पे टैक्स लगाए थे। मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यस, आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए, पहले जो स्लैब हुआ करती थी हमारे यहाँ 4 थी, 5%, 12%, 28% और 18%। अब केवल 2 स्लैब है, 5% और 18%। ठीक है, ये चीज हमने 12 और 28% वाली जो स्लैब्स हैं उनको हमने टोटली रिमूव कर दिया है, पहली बात। और इसके अलावा एक नई चीज है, नई चीज ये है कि हमारे यहाँ पर जो सिन गुड्स है या लग्जरी गुड्स है, सिन गुड्स का मतलब क्या होता है? डीमेरिट जिनको बोलते हैं ना, डीमेरिट या लग्जरी गुड्स। सिन गुड्स, सिन का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब होता है पाप। आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अपने आप में पाप है, सरकार भी ये मानती है, इकोनॉमिक अपने आप में अर्थव्यवस्था की थ्योरीज ये मानती है कोई ऐसा काम है जो पाप है, वो क्या है? तो वो हो जाता है, ये समझिए कि आप तंबाकू खा रहे हैं, आप अल्कोहल यूज कर रहे हैं, ये पाप है। तो इसको अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांत है, अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है, वो इस चीज को सिन गुड्स मानती है। तो ऐसे चीजें जो नॉन असेंशियल्स है, नॉन असेंशियल्स का मतलब असेंशियल वो हो गया जो सभी घरों में असेंशियल रूप से चाहिए, जैसे कि तेल है, साबुन है, तो वो चीजें असेंशियल है। और जो नॉन असेंशियल चीजें हैं कि मान लीजिए आपने मर्सिडीज बेंज खरीदी, मर्सिडीज खरीदना असेंशियल नहीं है। आपने एक नॉर्मल बाइक खरीदी है, ओके, आप खरीद रहे हैं 350 सीसी से ज्यादा की बाइक, तो वो पेट्रोल कितना खाएगी, एवरेज कितना देगी, आपको इतनी हेवी बाइक की क्या जरूरत है? तो वो शौक में खरीद रहे हैं आप। तो ये चीजें जो शौक में की जाती है वो लग्जरी में आती है, सिन गुड्स में आती है। उन पर हमने जो टैक्स की रेट है वो 40% रखी है। कब से ये चीज अप्लाई हुई है? ये 2 सितंबर से अप्लाई हो गया है, यानी कि जीएसटी 2.0, जिसका हम जीएसटी उत्सव भी मना रहे हैं। ठीक है, इस चीज से क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट देखें हम कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो इससे जो सबसे ज्यादा सेक्टर्स हैं, एमएसएमई यानी कि मीडियम स्मॉल मिनी एंटरप्राइजेज, जो हमारे यहाँ पर जो छोटे लघु कुटीर उद्योग हैं, उनको ज्यादा बूस्ट मिलेगा क्योंकि उनके टैक्स कम लगेंगे। तो उनके रॉ मटेरियल्स पे, इन चीजों पे टैक्सेस अब कम हो गए हैं, इसलिए उनको ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। ये स्टेटमेंट में आ सकता है, इसलिए आपको समझा दिया गया है। भारत की सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन, फ्रेट का मतलब क्या होता है? माल, यानी कि जो आपके गुड्स हैं, जो माल वहन करने वाली ट्रेन है, वो सबसे लंबी ट्रेन को हमने ट्रायल रन पूरा किया है। उसका नाम है रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष यहाँ की रुद्रास्त्र, देखिए रुद्रास्त्र, ठीक है, एशिया की सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन बनी है। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे लंबी है तो इस पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी लंबाई क्या है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो 4.5 किलोमीटर की लंबाई है और अभी हमने इसको टेस्टिंग मैनर में टेस्ट किया है, ट्रायल इसका पूरा किया है। तो इसके वैगन की बात करें तो इसमें 354 वैगन यानी कि डिब्बे लगे हुए हैं, और लोकोमोटिव इंजन वगैरह इसमें कितने हैं, इस चीज को छोड़ के आप इसको एक और चीज देख लीजिएगा कि ये गंज ख्वाजा उत्तर प्रदेश से गरवा रोड झारखंड तक इसको अभी टेस्ट किया गया है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे हम कहां पर इसको ऑपरेट करेंगे, कहां करेंगे, वो सारी चीजें बाद में क्लियर होगी। ये एशिया की लार्जेस्ट है। ठीक है, नमो भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन के बारे में, यस, नमो भारत ट्रेन ये आधिकारिक रूप से भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। ये एक्चुअली क्या है कि सेमी स्पीड वाली ट्रेन है। ये सेमी स्पीड में जो ट्रेन की स्पीड है वो इसकी लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलाई गई है। अभी इसको जो एनसीआर रीजन है, एनसीआर से लेकर मेरठ तक के रूट पर इसको टेस्ट किया गया है। किस लिए? कि
एक तो इसका सबसे पहली बात है कि इसका एक डेडिकेटेड सेपरेट रूट इसका रहेगा, यानी कि अभी अब जब हम ट्रेन में सफर किया होगा आपने तो आपको पता होगा कई बार ऐसा होता है कि किसी और ट्रेन को पास कराने के लिए इसको यहाँ पर रोक दिया गया है, तो वो चीज यहाँ पर नहीं है। कहां से कहां अभी इसको चलाया है, तो इसको चलाया है गाजियाबाद से लेकर मेरठ रूट पर अभी इसको टेस्ट किया गया है। तो ये डेली कम्यूटर्स जो है रोज जो आना जाना कर रहे हैं, ये मोस्टली एनसीआर रीजन के लिए है, ताकि यहाँ पर जो आसपास के एरिया से जो लोग रोज डेली आ रहे जा रहे हैं, अभी आपने रक्षाबंधन पर और जो फेस्टिवल सीजन है इसमें आपने देखा होगा दिल्ली गुड़गांव की सड़कों का बहुत ज्यादा मीम बन रहे हैं, मतलब कहीं पे एक ऊंचे हाई लेवल से टावर से या कोई बड़ी बिल्डिंग से फोटो लिया गया है रोड का, और वो दिखता है कि पूरा का पूरा रोड जाम है, पूरा का पूरा रोड में 1.5-2 घंटे का ट्रैफिक है, आपको 1-1 किलोमीटर क्लियर करने में 1 से 1.5 घंटा लग रहा है। तो ये चीज यहाँ पर हेल्पफुल है कि जो डेली कम्यूटर्स है, अब इस स्थिति में क्या हो जाता है, मान लीजिए कि मैं अगर अलवर से दिल्ली कम्यूट कर रहा हूँ, अलवर से दिल्ली 1 या 1.5 घंटे का रास्ता हो सकता है, मैं अलवर रोज अपने घर पे वापस आ जाऊँ, मैं टारगेट कर सकता हूँ, परंतु अब जब मुझे आने में 4 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं वहीं रहूंगा। वहां रहूंगा तो उस क्षेत्र पर जो पॉपुलेशन का बर्डन है वो बढ़ेगा, थोड़े दिनों में मैं अपना परिवार भी वहीं ले आऊंगा। इस तरह से जो जनसंख्या घनत्व है वो इंटेंसिफाइड होती जाती है, तो जो पॉपुलेशन इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से वहां पर रिसोर्स कम पड़ेंगे, वहां पर रेट्स बढ़ेंगी, बहुत बहुत छोटी मोटी चीजों के लिए, पानी की सप्लाई के लिए, इनके लिए आपस में खींचतान बहुत मचेगी, वो लोड बहुत बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है इनकी लाइंस पर लोड बढ़ेगा। तो ऐसी चीजें कम करने के लिए डीकंजस्ट, जो कंजस्ट हो चुका है ना उसको डीकंजस्ट करने के लिए प्रयासों में से ये एक चीज है कि हमने नमो भारत ट्रेन चलाई है, जो दिल्ली एनसीआर का बर्डन कम करेगी, ताकि डेली कम्यूटर्स आसपास से जो लोग आ रहे हैं, जैसे मेरठ से उठ के आ रहा है तो 1 घंटा लगता है मेरठ से आने में, तो वो 30-40 मिनट में यहाँ पर ये क्लियर हो जाए, इसका रोज का अप डाउन यहाँ पर संभव हो सके, इसलिए बनाई गई। ठीक है, अदर आसपास के एरिया में भी इसको फर्दर डेवलप किया जाएगा। भारत की पहली नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी हमने डेवलप करी है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। यस, तो नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी डेवलप करी है। ये गुजरात में पहली यूनिवर्सिटी है। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का एक्चुअली जो रीजन है, इसको कहां पर डेवलप किया गया है, गुजरात में। गुजरात में आपने आनंद का नाम सुना होगा। आनंद वो एरिया है गुजरात का जहां पर अमूल, यानी कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था, अमूल यहाँ पर डेवलप हुआ है। और इस अमूल मिल्क आपने नाम सुना है और काफी फेमस ब्रांड है, और अब उसके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं। तो ये टोटल वहाँ की जो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, उन्हीं के द्वारा डेवलप एंड एस्टेब्लिश किया गया है। तो यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई है, ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को आप समझ सकते हैं कि इससे क्या होगा। तो एक चीज तो ये कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक अलग से पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया है। दिस इज द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक्ट, पार्लियामेंट ने बनाया है, यानी कि संसद ने इसको पास करके, संसद के एक्ट के साथ में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है। इसका नाम त्रिभुवन क्यों रखा है, क्योंकि त्रिभुवन किशी भाई पटेल जो थे, वो ये जो अमूल रेवोल्यूशन जो हुआ था, जो अमूल की जो दुग्ध क्रांति आई थी, उस दुग्ध क्रांति में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है, इनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई है। क्या क्या होगा यहाँ पर, तो इस चीज को आप मतलब एक तरह से अज्यूम कर सकते हैं, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि इसके एस्टेब्लिशमेंट में कई सारे ये समझ लीजिए कि कई सारे जो कोऑपरेटिव रिलेटेड चीजें हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। तो आप सिर्फ डिग्री लेकर नहीं निकले हो, आप एक स्किल लेकर निकले हो। इस चीज पर यहाँ पर फोकस किया गया है। इसमें इस चीज पर फोकस किया जाएगा, मल्टीपल लेवल की ट्रेनिंग्स और सहकारी समितियों को डेवलप करने के लिए क्या क्या हो सकता है वो सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा। सिमरा गंगा ब्रिज, ये लगभग 1.8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली लॉन्ग 6 लेन ब्रिज है। ये इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये एशिया का सबसे वाइडेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा चौड़ा सेतु है, ये सबसे चौड़ा ब्रिज है। इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 34 मीटर चौड़ा है। ये चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1.8 किलोमीटर तो लंबा है, परंतु चौड़ाई है। और ये 6 लेन ब्रिज है, मतलब इस ब्रिज में सिर्फ 1-2 लेन है, ये 6 लेन्स है यहाँ पर, ठीक है। ये किस किस को जोड़ता है, ये नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से जोड़ रहा है। यहाँ पर जो ये एरिया है, ये सीधा सीधा इस एरिया को जोड़ता है। ये पटना में ओंटा जगह है, ये ओता, या इसको बोलते हैं AUNTA, ओंटा, ओंटा भी इसको बोलते हैं, मतलब इसकी स्पेलिंग में डिफरेंस है। ओंटा सिमराई को आपस में कनेक्ट करता है। ओंटा कहां पर है, ओंटा है पटना में, और सिमराई कहां पर है, सिमराई है बेगूसराय में। ओंटा सिमराई को आपस में कनेक्ट करता है, जो नॉर्थ और साउथ बिहार का आपस में जो कनेक्टिविटी है, इसको ये बढ़ाता है। एशिया का सबसे चौड़ा सेतु है, ये चीज याद रखिएगा।
लिम्फेटिक फिलेरियासिस का एलिमिनेशन के लिए हमने दोबारा से प्लेज किया है और ये चीज काफी न्यूज में थी। तो इसका जो टारगेट ईयर है ये 2027 हमने रखा है और ये टारगेट ईयर जो WHO का वो है उससे हमने पहले इसको टारगेट किया है कि हम इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन कर देंगे। तो इस पर क्वेश्चन ये आ सकता है, ये 3 ईयर अहेड यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका टारगेट 2030 है और हमने इससे 3 वर्ष पूर्व ही हम भारत में इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन करने का टारगेट हमने रखा है। ये किससे होता है, इसके संक्रमण फैलने का क्या कारण है वो मैं यहां पर बता देता हूं। द प्राइमरी स्प्रेड बाय द क्यूलेक्स, देखिए इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं कि इस बात को इंग्लिश में समझ लेना, वहां पर हिंदी में आएगा तो भी वो देवनागरी में ही आएगा। तो एक क्यूलेक्स मॉस्किटो या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये फैलता है और ये गंभीर या स्थायी डिसेबिलिटी या आपकी विकलांगता को जन्म देता है, यानी कि स्थायी रूप से व्यक्ति इसमें विकलांग हो जाता है। इसमें क्या दिया जाता है, इसकी जो ड्रग्स की बात है अगर, तो इसकी ड्रग्स में क्या दिया जाता है उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी ड्रग्स में 2 चीजें हैं, ट्रिपल ड्रग या डबल ड्रग इसमें दी जाती है। तो ट्रिपल ड्रग में यहां पर बताता हूं, ट्रिपल ड्रग में आती है आईडीए यानी कि आइवरमेक्टिन दवाई है, ठीक है। दूसरा दिया जाता है DEC और तीसरा इसमें दिया जाता है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल का नाम सुना होगा, ये डीवॉर्मिंग के लिए भी दिया जाता है, स्कूल्स वगैरह में फ्री में बांटा जाता है। डीवॉर्मिंग समझते हैं ना, कीड़े मारने की दवाई जब गवर्नमेंट स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसमें भी ये दी जाती है। तो 3 ड्रग्स इसमें दी जाती है और ये नेशनल डीवॉर्मिंग डे के दिन भी इसकी डोज प्रोवाइड की जाती है। तो नेशनल डीवॉर्मिंग डे पर भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि फरवरी 10, फरवरी 10 एंड अगस्त 10 ये नेशनल डीवॉर्मिंग डेज हैं। इस दिन कीड़े मारने की दवाइयां हमारे यहाँ पर दी जाती है, जो सरकारी स्कूल है मोस्टली जो पेट के कीड़े हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये इसका टारगेट है और ये डिजीज है, इसके होने के कारण थे। इसमें क्या क्या होता है ये सारी चीज हमने यहाँ डिस्कस करी है। अब आपको बार बार मन में फील आ रहा होगा कि ये कुछ ज्यादा हैवी हो रहा है, पर ये हैवी होगा। अगर आप हैवी नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा दूं, थोड़ी थोड़ी देर में मन उछट रहा है और हमारी इच्छा और एक नियम तो कोई ऐसी चीज होती है जो एक रील होती है और एक रील में हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो ये रील का जो माइंड सेट है ना वो आपको अगर पता हो, मैं यहाँ पर एक चीज आपको डिस्कस करूं। द थिंग इज, आपने रोट माइंड वर्ड सुना है क्या? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हर वर्ष का एक इंग्लिश का टर्म देती है जिसे वर्ड ऑफ द ईयर। जो इस बार का था 2024 का, वो था रोट माइंड। रोट का मतलब आपने सुना होगा, इंग्लिश में वर्ड सुना होगा रोटन, यानी कि अगर फल सड़ जाते हैं तो उसके लिए हम जनरल इंग्लिश में पढ़ते हैं रोटन फ्रूट्स, यानी कि सड़े हुए फल। और द टर्म इज रोट माइंड। रोट माइंड का मतलब होता है हमारा जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो सड़ चुका है। किस चीज से? वो सड़ चुका है बहुत ज्यादा रील्स देखने से। ये वर्ड इसी चीज से डिस्कवर हुआ है कि ये माइंड सड़ा क्यों है। तो माइंड सड़ चुका है आपका बहुत ज्यादा रील्स देखने थे। बहुत ज्यादा रील्स ने इस लेवल पर माइंड को बर्बाद कर दिया कि आप सिर्फ रील पे रील देखे जाते हैं, पर आपकी माइंड की कंस्ट्रक्टिविटी, सोचने समझने की क्षमता, हमारी जो सकारात्मकता है, वो सारी चीजें खत्म हो गई। हम एक एडिक्शन में चले गए, एक तरह का नशा हो गया है। और इस चीज को ग्लोबली आइडेंटिफाई किया, तब जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर में रोट माइंड शब्द डिक्लेयर किया है। अगर विश्वास नहीं हो, इसको गूगल पे सर्च करना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। इस पर लल्लन टॉप वगैरह और काफी जो फेमस अच्छे डिस्कशंस हैं, BBC वगैरह, उन्होंने भी इस पर कई सारे डिस्कशंस दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, ट्रैकोमा फ्री भारत। ट्रैकोमा क्या है? ये आयरिश में होने वाली एक बीमारी है और उसके लिए भी हमने टारगेट किया है, उस चीज को देखते हैं। भारत को एक्चुअली 2025 में ट्रैकोमा फ्री का स्टेटस हमें प्रोवाइड कर दिया गया। डिक्लेयर भारत 2024 में हो गया था और इसका जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट है वो हमारे को मई 2025 में प्रोवाइड किया गया है। इसलिए ये चीज न्यूज में थी और ये हमारे को इसको अच्छे से देखना था। वैसे भारत में इसका पूरी तरह से उन्मूलन हो चुका है, पर फिर भी अगर इसमें होता क्या था कि ट्रैकोमा की वजह से जो परमानेंट एक अंधापन है, ब्लाइंडनेस है, वो आ जाती थी। ट्रैकोमा एक तरह की इन्फेक्शन था, इस इन्फेक्शन की वजह से आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती थी और धीरे धीरे परमानेंट ब्लाइंडनेस क्रिएट हो जाती थी। इस चीज का भारत उन्मूलन कर चुका है। भारत में कोई भी ट्रैकोमा ग्रसित लोग नहीं है, बीमारी नहीं है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अगर बात करें तो बढ़कर ये टोटल 44 इंडिया में होगी और रिसेंटली इसमें हमने कुल नए 12 जो मराठा मिलिट्री फोर्ट्स हैं,
यानी कि मराठा लैंडस्केप के जो किले हैं इनको हमने इसमें सम्मिलित किया है। ये जो जुलाई में वर्ल्ड WHO का यूनेस्को का जो सेशन हुआ था उसमें 44th टोटल हमारे यहाँ की अब लिस्ट हो चुकी है। ठीक है, इसमें हमने कुल 12 फोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से याद रखना 11 महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में जो फोर्ट है वो स्पेशल हो जाता है, क्यों? क्योंकि एक तो ये कोस्टल है, कोस्टल का मतलब तटीय है, और ये एक सिंगल है, एक ही स्टेट में। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि जिंजी फोर्ट क्यों न्यूज में था, या जिंजी फोर्ट कहां पर है, कहां अवस्थित है, या इसका संबंध किस डायनेस्टी से है। तो ये याद रखना, दिस इज जिंजी। रामसर साइट्स के बारे में हमने देख लिया है, ये शायद स्लाइड रिपीट हो गई होगी। नेक्स्ट पर आते हैं, जोजिला टनल या जे मोर टनल। जोजिला टनल जो है हमारी, ये एक लंबा बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसके ही एक पार्ट के रूप में हमने जे मोर टनल यहां पर बनाई है। इसको मैं लिख देता हूं, इसको कहते हैं ZMORH, जेड मोर टनल। ठीक है, टनल का मतलब होता है सुरंग। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, जेड मोर टनल से पूछेंगे, जेड मोर टनल कहां पर है, कहां, ये किसको किसको आपस में जोड़ रही है, ये चीज हमारे को देखना है। तो जेड शेप्ड था ये टनल है ना, ये एक्चुअली क्या है कि इस तरह से होकर यूं थी, तो जेड शेप्ड बन रही थी। तो इसको हमने ऐसे सीधा जोड़ दिया है, अब ये सुरंग बना दी है। पहले जो रास्ता था वो ऐसे जाकर ऐसे होता था, तो वो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, इससे अब बहुत इजीनेस हो गई। तो जेड शेप्ड जो रोड था उसको इस टनल से रिप्लेस कर दिया गया है, और ये कहाँ का, ये जम्मू कश्मीर में जो सोनमर्ग है उसके रास्ते को ईजी करता है। जो जोजिला टनल है, मैं आपको ये बताता हूँ ये किस किस को जोड़ रही है। पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। जो जेड मोर टनल है ये 6.5 किलोमीटर लंबी है, पहली बात। ये नेशनल हाईवे 1, ये क्वेश्चन फिर बन सकता है कि ये कौन से नेशनल हाईवे पर है, और नेशनल हाईवे 1 इज अ रिकॉग्नाइजेबल नंबर, इसलिए इस पर फिर से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 पर है। किसको आपस में जोड़ रहा है? ये गंगा गिर सोनमर्ग, जो श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर है। मैं लिखता हूँ गंगा गिर सोनमर्ग, तो यहाँ आया ही है, सोनमर्ग को जोड़ता है गंगा गिर से। ठीक है, गंगा गिर को सोनमर्ग से जोड़ता है, जो कि श्रीनगर लेह हाईवे जो है नेशनल हाईवे नंबर 1 इस पर अवस्थित है। इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक देश की इंटेग्रिटी के लिए। किसी देश को हम जब उसकी अखंडता की बात करें तो उसकी अखंडता में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि उस देश में जो सारे एरिया हैं, जितने सारे क्षेत्र हैं, ज्योग्राफिकल क्षेत्र जितने भी, उन सब पर एक्सेस हो, कि कभी भी एकदम से पहुंचना पड़े तो वहां पहुंच सके। तो सबसे पहले पहुंचने में ये है कि वहां के लोगों से कनेक्शन नहीं कट रहा हो। तो लोगों से कनेक्शन नहीं कटने में रोड जो है वो सबसे पहले आता है। ट्रेन वगैरह और प्लेन तो है ही सही कि एयर रूट से आप पहुंच जाए, पर एयर रूट से कितना ज्यादा पहुंचा जा सकता है? सबसे ज्यादा इजी जो होता है वो रोड होता है या ट्रेन होता है। पहाड़ी एरिया की अगर बात करें तो पहाड़ी एरिया में रेल डेवलपमेंट एक थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तो उससे पहले ये कि कम से कम सड़क मार्ग तो ऐसे हो जो डेवलप्ड हो, वहां पर पहुंचा जा सके। तो वो जो मूवमेंट है हमारी मिलिट्रीज का, क्योंकि अगर कभी भी किसी तरह का कोई इंसर्जेंसी होती है, किसी का कदर घुसपैठ हुई है या कोई बाहरी आक्रमण हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वहां हमारे मिलिट्री पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए इन जो एरियाज है, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट का एरिया ले लो या जम्मू कश्मीर का एरिया ले लो, यहाँ का सड़क या नए जो भी ब्रिजेस बन रहे हैं, नई जो भी सुरंगें बन रही है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं, इसलिए इन पर क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, जोजिला टनल को मैं यहां पर आपको समझा दूं। दैट इज, अगर ये जोजिला टनल पर भी क्वेश्चन आता है तो ये एक बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है जो श्रीनगर और लद्दाख को आपस में जोड़ेगा, टू लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख और श्रीनगर को आपस में कनेक्ट करता है। द सेम नेक्स्ट इज द चेनाब ब्रिज। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है। वर्ल्ड का हाईएस्ट का मतलब इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। समझ गए? लंबाई तो है, लंबाई होना एक अलग चीज है, पर इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। तो ये जो हाइट है रिवर बेड से, यानी कि इसकी जो नदी है ना, यहाँ पर चेनाब रिवर, इस चेनाब रिवर के बाद में लगभग 360 मीटर की ऊंचाई से बना हुआ है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि जो एफिल टावर है, उस आईफिल टावर से भी ये करीब 20 मीटर ऊंचा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज। आर्क का मतलब क्या होता है? ये इस तरह का जो आर्क शेप होता है ना, जो दरवाजे के ऊपर बनाए जाते हैं, इसको आर्क बोलते हैं। तो ये आर्क शेप्ड विश्व का पहला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ ब्रिज है, जो कि रेलवे ब्रिज है। ठीक है, कहां पर बना है ये? ऑन द स्थान इसका चेनाब है। चेनाब हमारी जम्मू और कश्मीर में।
किस चीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है या कौन सा पार्ट इससे कनेक्ट हो रहा है, इस चीज पर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जोड़ता है उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक एरिया में ये उस रास्ते, उस प्रोजेक्ट पर ये बना गया है। ये एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। इसकी स्पेशलिटी की अगर बात करें, जो मैंने अभी आपको पिछली वाली स्लाइड में बात करी है, कि हमें जो जो इम्पोर्टेंस है वो ऐसे नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर है, ऐसे एरियाज की बढ़ जाती है जो एक्सेसिबल नहीं है, जहां पर पहुंच नहीं है। तो उस एक्सेसिबिलिटी को अगर आप टारगेट करें तो उस हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो इसमें स्पेशल चीज क्या है कि एक तो ये हाई विंड स्पीड, हवा की जो बहुत तेज गति हो सकती है उसको सहन कर सकता है। दूसरा, अर्थक्वेक्स जो है वो 8 मैग्नीट्यूड तक के आते हैं रिक्टर स्केल पर। 8 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक्स को ये झेल सकता है। आप समझते हैं कि 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और उसमें बिखराव चालू हो जाता है, पर ये 8 मैग्नीट्यूड तक के जो अर्थक्वेक्स हैं उनको ये झेल सकता है। और ये ब्लास्ट प्रूफ भी है, मतलब यहाँ पर अगर एक लेवल का ब्लास्ट भी किया जाएगा, दैट इज 40 टन्स ऑफ TNT लेवल का ब्लास्ट किया जाता है, उसके लिए भी ये सशक्त है या ये बिखरेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चीज पर आते हैं, कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। तो हम भारत का एक पहला नया अंडर वाटर म्यूजियम बना रहे हैं। कहां पर? तो एक हमारे पास में एक वॉरशिप है, यानी कि INS गुलदार। ये हमारा इंडियन नेवी का एक वॉरशिप है। इसको हम सबमर्ज करेंगे। सबमर्ज का मतलब इसको पानी में डुबो दिया जाएगा। पानी में डुबोने के बाद में यहां पर हम एक अंडर वाटर म्यूजियम डेवलप करेंगे। उस अंडर वाटर म्यूजियम में हम क्या क्या करें, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि अंडर वाटर जो इकोसिस्टम है, हम उसको देख पाएंगे, उस चीज को समझ पाएंगे कि यहाँ पर कोरल रीफ्स होंगे, जो हमारी कोरल पट्टियां होती है वैसी कोरल की पट्टियां होगी। और फर्दर जो मरीन इकोसिस्टम पूरा है, जो जलीय तंत्र है, वो पूरा यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, ताकि ये समझ सके कि अंडर वाटर का जो इकोसिस्टम है उसके लिए अवेयरनेस डेवलप हो सके, वो यहाँ पर की जाएगी। तो भारतीय नेवी का एक रिटायर्ड वॉरशिप जो युद्धपोत है, उसको यहाँ पर कहाँ किया जाएगा, तो महाराष्ट्र की जो कोस्ट है वहां पर इसको अंडर वाटर किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आते हैं, पहला रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने जो जलीय डॉल्फिन है, इसको जलीय या जो नदी तंत्र में जो डॉल्फिन पाई जाती है ना, उसका हमने पहली बार एस्टिमेशन किया है, यानी कि इसकी कैलकुलेशन करी है, एक तरह से इसकी जनगणना करी है। ये मछली गणना आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जन तो यहाँ है नहीं, तो ये मछली गणना हमने की है। तो उसमें लगभग 6327 कुल डॉल्फिन अभी तक आई है। सबसे ज्यादा जो गैंजेटिक डॉल्फिन है, गंगाई जो डॉल्फिन है, वो होती है, हम इस चीज को जानते हैं, और गंगा यूपी बिहार से होकर निकलती है। तो जो कैलकुलेशन की गई उसमें टॉप स्टेट दैट इज उत्तर प्रदेश, इसमें सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पर बिहार है। और इस तरह का पहला फर्स्ट एवर एस्टिमेशन हमने किया है। नवरत्न कंपनियों की अगर बात करें तो नवरत्न कंपनियों में अभी 2 नई कंपनियां हमारे यहाँ पर शामिल हुई है, जिसमें एक तो राइट्स है जो कि रेलवे से जुड़ी हुई है, और इससे जस्ट पहले 2 शामिल हुई थी जो IRCTC, जिससे हम टिकट वगैरह करवाते हैं, जो हमारे को जो कैटरिंग वहां पर प्रोवाइड की जाती है अगर आप रेल में सफर करते हैं, वो सब IRCTC और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC वो कंपनी है जो इंडियन रेलवे से संबंधित जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं उन डेवलपमेंट्स को फंड अरेंज करती है, दैट इज IRFC। ये मार्च में डिक्लेयर कर दी गई थी और रिसेंटली राइट्स को नई कंपनी डिक्लेयर किया गया। तो इट इज द 60th सच कंपनी, ये 16वीं भारतीय नवरत्न कंपनी है। नाट्य शास्त्र और भागवत गीता यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इसको इंस्क्राइब किया गया है, यानी कि इसको इसमें सम्मिलित किया गया है। कुल संख्या अब कितनी हो गई है, तो हमारी जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है यूनेस्को का, उसमें अब भारत द्वारा जोड़ी गई कुल संख्या 24 हो गई है। रिसेंटली इन दोनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि ये भारत की कल्चरल हेरिटेज जो है, सांस्कृतिक संपदा है, उस चीज को सहेजने की तरफ, यानी कि अब ये सबको अवेलेबल होगी। इसके जो ओरिजिनल फॉर्मेट है उसका डिजिटाइजेशन भी किया जाएगा, ओरिजिनल डिजिटल लाइब्रेरीज में ये चीजें एक्सेसिबल होगी कि डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू आप ये चीज देख पाएंगे और इनका बेटर प्रिजर्वेशन हो सकेगा। तो ये एक तरह से भारतीय संस्कृति के लिए भी एक अच्छी बात है और भारतीय संस्कृति के लिए एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। नेशनल जीरो मिजल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन हम चला रहे हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि जो रुबेला है, मिजल्स और रुबेला जो होता है, इसका टारगेट ईयर 2026 तक रखा गया है। इसको 2026 तक भारत से टोटली। अनदर इज ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क की बात की गई है। एज फ्रेंडली सिटीज का मतलब ये होता है कि जो वृद्ध लोग हैं, अभी हम अगर देखें तो भारत में लगभग वृद्ध पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर 8% है टोटल जनसंख्या की, और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। आपको पता होगा ना, इंडिया इज इन द डेमोग्राफिक डिविडेंड, जननांकीय लाभांश, समझते हैं इस चीज को।
डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश का मतलब ये होता है कि हमारी पॉपुलेशन का लगभग 65% हिस्सा, जितनी जनसंख्या है भारत की उसका 65% हिस्सा 35 ईयर्स से कम उम्र के हैं। ये सभी 35 साल से, यानी कि अभी हमारी जो जनसंख्या है, मेजोरिटी जनसंख्या जवान है, यूथ है। पर हमें ये चीज भी रियलाइज करनी होगी कि ये 65% जनसंख्या ही एक साथ वृद्ध भी होगी। तो इस चीज को लेकर कि हमारे यहाँ वृद्ध जनों को लेकर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी रोड्स हैं, जो हमारी आसपास की वेसिनिटी है, हमारी कॉलोनीज हैं, पार्क्स हैं, वो सारे इस तरह से बने हुए हैं या नहीं, कि जो एज रिलेटेड लोग हैं, जिनकी उम्र हो गई है, उनके लिए वो कितना फ्रेंडली है, उनके लिए वो कितना एक तरह से ऐसे हैं जिनको वो यूज कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए WHO एक सर्वे करवाता है जिसको कहते हैं WHO ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज सर्वे। उसमें अभी भारत का एक नया शहर जुड़ा है, दैट इज कोझिकोड, केरला। वो रिकॉग्नाइज किया है कि ये जो एल्डरली लोग हैं या जो वृद्धजन है, इनके हिसाब से डेवलप हुआ है, ये ऐसा अर्बन एरिया है जो इनके अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है कि ये यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी महसूस नहीं करें। ठीक है, जीनोम एडिटेड राइस, देखिए जीन और जीनोम ये दो चीज होती है। ठीक है, अब जीन एडिटिंग इज अनदर थिंग और जीनोम एडिटिंग इज अनदर थिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको यहां बताता हूं। देखिए, एक होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया में कौन सी अलाउड है, तो अभी तक हमारे यहां पर केवल बीटी कॉटन, यानी कि जो कपास की एक नस्ल है, ये हमने अलाउ करी है जेनेटिकली मॉडिफाइड। हम किसी के जीन में कोई बाहरी तत्व इन्वॉल्व कर दें बाहर से लाकर, उसको बोलते हैं जीन एडिटिंग। सिर्फ इस जीन में से कोई चीज कट शॉर्ट करी है, कोई बाहरी चीज इसमें इन्वॉल्व नहीं करी, वो होता है जीनोम एडिटिंग। ठीक है, तो हम जीनोम एडिटिंग करते हैं, उसमें आपको किसी भी चीज के कोई भी तरह से एक जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का मतलब जीन का फर्दर कैसे डेवलपमेंट होगा। मान लो मेरी बॉडी या मेरा जो जीन है, उस जीन में किसी अन्य स्पीसी, मान लीजिए टाइगर के जीन से कोई पार्ट लाके जोड़ दिया गया, तो फर्दर मेरे जो डेवलपमेंट्स होंगे मेरे जीन में और मेरी जो संततियां होंगी उनमें क्या परिवर्तन होंगे, वो चांसेस जीन एडिटिंग में बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने कोई और चीज जोड़ी है। केवल मेरी जीन में से या ह्यूमन जीन में से कोई ऐसी चीज कट कर दी जिससे चांसेस है कि जो हेरिडिटिकल या जो वंशानुक्रम बीमारियां हैं, मान लीजिए डायबिटीज है तो वंशानुक्रम होती है, तो वो डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके लिए जीन में कहीं पर एक थोड़ा बहुत कट छोट कर दिया गया, उसको बोलते हैं जीनोम एडिटिंग। पर बाहरी कोई चीज इन्वॉल्व नहीं करी, नई चीज इन्वॉल्व करी, दैट इज जीन एडिटिंग। और केवल एक ही जीन में कोई कट शॉर्ट किया गया है, उसको बोलते हैं जीनोम। तो हमारे यहां पर जीन एडिटिंग में सिर्फ और सिर्फ अभी तक बीटी कॉटन अलाउड है। बीटी ब्रिंजल यानी कि जो बैंगन है, उसके लिए हमने काफी प्रयास किए, मस्टर्ड के लिए काफी प्रयास किए, पर ऐसा अभी तक अलाउ नहीं किया गया है। तो अभी हमारे यहाँ जीनोम एडिटिंग के साथ में दो चावल की नई वेराइटी आई है, जिसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कंट्रीज फर्स्ट नई वेराइटी है DRR धन 100 कमल, ठीक है, और दूसरा है पूसा DST राइस 1। ये दो जीनोम एडिटेड है और ये वेराइटीज एक तरह से मान लीजिए कि प्रोडक्शन अच्छा करेंगी, ड्रॉट प्रूफ है कि सूखा पड़ रहा है तो भी उसमें ये मेंटेन रह सकती है, क्योंकि चावल को हम जानते हैं इसमें पानी ज्यादा चाहिए होता है। और इसके साथ में इसका जो प्रोडक्शन टाइम है, मान लीजिए कि अगर चावल की फसल 60 दिन में पककर तैयार होती है, अगर नई फसल 50 दिन में पक के तैयार हो जाती है, तो इसका मतलब 10 दिन का इरिगेशन टाइम और 10 दिन तक जो सप्लाई करनी है, जो पानी की सप्लाई करनी है, पानी भरा रखना है, वो सारी चीजें बचती है, तो उससे कॉस्ट इफेक्टिव ये ज्यादा हो जाता है। तो उस तरह के चेंजेस हमने इसमें किए हैं। गेटिंग दिस। चलिए नेक्स्ट आते हैं सचेत ऐप। ये प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में प्रमोट किया गया है। ये एक पब्लिक सेफ्टी अलर्ट है। क्या होता है सचेत ऐप? जो डिजास्टर्स आती है, जिस भी तरह की आपदाएं आ रही है, उसके बारे में आपको पहले अलर्ट जारी कर देगा। तो किसी भी तरह की डिजास्टर है, चाहे कि फ्लड है यानी कि बाढ़ आने वाली है, साइक्लोन आने वाला है, लैंडस्लाइड्स होने वाली है, पहाड़ियां जो गिर जाती है, तो इस चीजों के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। किसने इसको डेवलप किया है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, DRDO की नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज हमने डेवलप करी है, जो नागलंका आंध्र प्रदेश में है। ये DRDO की न्यू मिसाइल टेस्टिंग है। ये यहां पर आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख सकते हैं। अनदर इज भारत का पहला डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब हमने विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट केरला में डेवलप किया है। देखिए, ये डीप वाटर कंटेनर का मतलब क्या होता है? डीप वाटर कंटेनर का मतलब ये होता है कि आपके जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है, यानी कि अभी हमारे यहाँ पर जो भी कोई मान लीजिए पानी का कोई बड़ा जहाज है, ये पानी का बड़ा जहाज जब भारत में आकर खड़ा होता है
तो इस पानी के बड़े जहाज के खड़े होने के बाद में इसके लोड और अनलोड होने की फैसिलिटीज हमारे यहाँ नहीं थी। दिस इज द फर्स्ट कि डीप वाटर का मतलब होता है, डीप वाटर का मतलब होता है कि वो एक गहराई में जाकर रुक सके। तो गहराई में कौन जाएगा? जिसमें लोड ज्यादा होगा। तो हमारे यहाँ के बंदरगाह ऐसे नहीं थे कि ज्यादा लोड वाले वेसल्स या जो मालवाहक पोत है उनकी लोडिंग और अनलोडिंग हो सके। उस चीज को हमने डेवलप किया है। दिस इज द विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट, जहां पर अब ये फैसिलिटी हो पाएगी। तो ये केरला में है। केरला आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स या इंटरनेशनल जितने भी ये व्यापार के मार्ग हैं, इन सभी मार्गों से ये सीधा सीधा बहुत क्रूशियल पॉइंट पर अवेलेबल है। और इससे हमारी जो डिपेंडेंस है अदर जो जितने देश है, जैसे कि मान लीजिए आप सिंगापुर है, वियतनाम है, ये जो कंट्रीज हैं ये भारत से अभी बहुत आगे है डीप वाटर कंटेनर के मामले में। यानी कि यहाँ पर जो भारी बड़े जो मालवाहक पोत है उनको लोड अनलोड करने की, और उनमें जो टाइम लगता है, मान लीजिए भारत में अगर एक बड़े मालवाहक पोत को खाली करना और वापस लोड अनलोड करने में 48 घंटे लगते हैं, वो वहां पर 6 या 8 घंटे में कर देते हैं। तो इस चीज पर हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उनका बहुत ज्यादा फोकस है कि ये लोडिंग अनलोडिंग अगर हम बेटर कर पाएंगे तो उसके बाद में हमारे यहाँ का जो लॉजिस्टिक्स है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत का सबसे बड़ी चीज है कि भारत का मार्केट अपने आप में सबसे बड़ा है। तो ये सारे काम दूसरे देशों में होने के बाद भी उनको घूम फिर के आना भारत में ही है। तो वो चीजें अगर हमारे यहाँ हो पाएगी तो हमारे यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, हमारे यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वो सारी चीजें यहाँ डेवलप होगी। दिस इज द विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट जो केरला में है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की अगर बात आ जाए तो ये भी याद रख लेना कि ये तिरुवनंतपुरम है। दिस इज फ्रॉम माई एंड। और यहाँ पर आपको पीपीटीज में ये चीज और प्रोवाइड कर देंगे कि मेजर पोर्ट्स जो हैं इंडिया के वो कहाँ कहाँ पर है, जिसमें कि कांडला पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ठीक है, ये सारे पोर्ट्स, पारादीप पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, कलकत्ता पोर्ट है, ये सारे पोर्ट्स कभी अगर इन पे क्वेश्चन आ जाए तो इसको एक लिस्ट बनाकर एक बार देख लेना। 2 3 4 बार देख लोगे, कुछ चीजें वैसे ही याद रह जाती है, तो वो हम गलती नहीं करेंगे। विजिंगम पोर्ट यहाँ पर है, जो पहली बार इस फेज को हमने यहाँ पर 2 मई को यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है। इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट किया है, कंप्लीटली 2028 तक ये स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज फ्रॉम माई एंड कि नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने इश्यूज थे उनको हमने डिस्कस किया है। अब नेशनल जो अपॉइंटमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, उसके साथ में इंटरनेशनल अपॉइंट जो टाइप्स हैं उन सभी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और हम इंतजार करेंगे इस प्रोग्राम के बाद में आपके फीडबैक का, कि आप हमें कमेंट्स करके ये बताएं, आपके फीडबैक्स दें कि हम आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है और एग्जाम के जो ट्रेंड्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यूटिलिटी या आपके लिए फ्रूटफुल ये प्रोग्राम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।